तो आज की वीडियो में जानेंगे यूपीएससी मेंस एथिक्स 4 के लेक्चर नंबर 7 के बारे में। तो अभिवृत्ति एवं व्यवहार के बारे में जानेंगे। तो अभिवृत्ति का अर्थ है किसी वस्तु के प्रति पसंद या नापसंद की भावना। प्रश्न यह उठता है कि क्या व्यवहार को देखकर अभिवृत्ति के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। यदि इस पर विचार किया जाए तो सामान्यतः यह देखा गया है कि व्यवहार को देखकर अभिवृत्ति के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जैसे लोग स्वच्छ पर्यावरण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं किंतु व्यवहार में गंदगी फैलाते हैं। किंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां अभिवृत्ति और व्यवहार में संगति हो सकती है। जैसे यदि अभिवृत्ति बहुत प्रबल है तो वह व्यवहार को निर्देशित करने लगती है। जैसे किसी व्यक्ति का अहम बार बार चोटिल होता है तो चोट पहुंचाने वाले के प्रति अभिवृत्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि उसका व्यवहार उग्र हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति अभिवृत्ति के प्रति जागरूक नहीं है तो उसके अभिवृत्ति एवं व्यवहार में समानता होती है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी अभिवृत्ति के प्रति जागरूक नहीं है तो उसके अभिवृत्ति एवं व्यवहार में समानता होती है, किंतु एक वयस्क व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति के प्रति जागरूक होता है इसलिए उसकी अभिवृत्ति एवं व्यवहार में अंतर आ जाता है, क्योंकि वह सोचने लगता है कि उसके व्यवहार समझने वाला पर क्या प्रभाव होगा। और पॉइंट थर्ड है, जब व्यक्ति को यह पता हो कि उसके व्यवहार का मूल्यांकन नहीं हो रहा है तो उसके अभिवृत्ति एवं व्यवहार में समानता होती है। जैसे एक व्यक्ति अपने कमरे में बैठा है और नृत्य के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होने पर वह गीत बजने पर डांस करने लगेगा, पर यदि उसे अनुभव हो जाए कि लोग उसे देख रहे हैं तो वह नृत्य के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखने के बावजूद व्यवहार में नृत्य नहीं करेगा। यदि विशेषीकृत स्तर पर ले जाए तो अभिवृत्ति एवं व्यवहार में समानता हो सकती है। जैसे यदि यह कहा जाए कि क्या आप भोजन करना पसंद करेंगे तो यह संभव है कि अभिवृत्ति एवं व्यवहार में अंतर आ जाए, पर यदि यह कहा जाए कि क्या मिठाई खाना पसंद करेंगे तो अभिवृत्ति एवं व्यवहार में समानता हो सकती है। सामाजिक प्रभाव, तो सामाजिक प्रभाव का अर्थ है कि व्यक्ति के विश्वास या अभिवृत्ति में मनचाहा परिवर्तन, अर्थात जब एक व्यक्ति के क्रियाएं एवं दूसरे के क्रियाओं के लिए आवश्यक दशा के रूप में कार्य करती है तो उसे सामाजिक प्रभाव कहा जाता है। सामाजिक प्रभाव जानबूझकर भी होता है और अनजाने में भी होता है। यह सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। सामाजिक प्रभाव के लिए समरूपता आवश्यक है। समरूपता का अर्थ है कि व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार में अनुरूपता समरूपता निम्नलिखित सिद्धांतों पर काम करती है। व्यक्तित्व सिद्धांत के बारे में देखेंगे तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने समरूपता के कारण को व्यक्तित्व में निहित मानते हैं, क्योंकि व्यवहार में समरूपता प्रदर्शित करने वाले अपेक्षाकृत कम बुद्धिमान होते हैं। नेतृत्व की क्षमता कम होती है, आत्मविश्वास कम होता है। जिसके अंदर आत्मविश्वास ज्यादा होता है वे लोग समरूपता को कम प्रदर्शित करते हैं। सेकंड पॉइंट है, समूह दबाव सिद्धांत के बारे में देखेंगे तो व्यक्ति सदैव अपने समूह में रहना चाहता है, इसलिए वह समूह के दबाव के आगे झुक जाता है और उसके व्यवहार में समरूपता प्रदर्शित होने लगती है। वस्तुतः समरूपता की मात्रा समूह पर निर्भर करता है। जैसे यदि समूह में सामंजस्य अच्छा है तो समूह के प्रति आकर्षण होगा और अन्य लोग उस समूह के अनुरूप व्यवहार करेंगे। और पॉइंट थर्ड है, समूह का आकार, तो समूह का आकार समरूपता को प्रभावित करता है। यदि आकार बड़ा है तो समरूपता ज्यादा होगी। और पॉइंट 4 है, समूह की संरचना, तो समूह की संरचना भी समरूपता को प्रभावित करती है, क्योंकि समूह में बौद्धिक लोगों के होने पर समरूपता की संभावना बढ़ जाती है। और समूह के उत्पीड़न शक्ति समरूपता को प्रभावित करती है। समरूपता का आधार अनुपालन है, अर्थात यदि दूसरे लोग समूह द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन करने लगते हैं तो माना जाता है कि व्यवहार में समरूपता है। अनुपालन कराने के लिए कुछ लोकप्रिय तरीकों पर बल दिया जाता है। जैसे चाटुकारिता में देखेंगे तो लोगों में दूसरों के द्वारा पसंद किए जाने की तीव्र इच्छा होती है। जब यह ज्ञात हो जाए कि लोग उसके विशेष कार्यों को पसंद करते हैं तो व्यक्ति वैसा ही करेगा।
जैसा सामने वाला चाहते हैं। और दूसरा पॉइंट है पारस्परिकता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को बिना मांगे उपहार प्राप्त हो जाए, तो इसमें एक कर्तव्य निहित है कि उपहार देने वालों को कुछ न कुछ देना होगा। जैसे आपके विवाह में आपका दोस्त उपहार देता है, तो आप भी उसके विवाह के अवसर पर उपहार दें। धारणा परसुएशन में देखेंगे तो पसंद को बदलने वाला संचार ही धारणा है। जैसे यदि कोई कंपनी किसी समूह या व्यक्ति के पसंद को प्रभावित करने के लिए संचार की सहारा लेती है तो उसे धारणा कहते हैं। और धारणा सांकेतिक शब्द है, चित्र या आवाज है। धारणा में दूसरों को प्रभावित करने का इरादतन प्रयास है। धारणा में लोगों को मजबूर नहीं किया जाता है, बल्कि लोग चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। धारणा के प्रयोग विपरीत मतों को बदलने, सकारात्मक अभिवृत्ति को उभारने और अनुकूल लोग मत के विकास में किया जाता है। सामान्यतः अभिवृत्ति स्थिर होती अभिवृत्तियों के निरंतर परिवर्तन से व्यवहार में एक विचलन पैदा होता है। इसलिए कभी कभी धारणा का विरोध किया जाता है, क्योंकि निजी स्वतंत्रता के रक्षा को आवश्यक माना जाता है। यदि हम धारणा के बारे में पहले से परिचित होते हैं तो इसका उद्देश्य मेरे अभिवृत्ति में परिवर्तन करना है, तो उसका विरोध शुरू हो जाता है। सामान्यतः यह देखा गया है कि अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा विशेषज्ञ धारणा द्वारा अभिवृत्ति परिवर्तन में अधिक सफल होते हैं। यदि हम यह समझते हैं कि सूचना के पीछे संप्रेषण का कोई निहित उद्देश्य है तो प्रभावित होने की संभावना कम होगी और डरावना संचार अभिवृत्ति को बदलने में अधिक कारगर होते हैं। जैसे धूम्रपान को रोकने के लिए यह संदेश दिया जाता है कि इससे कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है द्विपक्षीय संप्रेषण। तो द्विपक्षीय अभिवृत्ति को बदलने में अधिक कारगर होता है। अभिवृत्ति के प्रकार, तो फंक्शन ऑफ एटीट्यूड में देखेंगे तो मनोवैज्ञानिक कार्ड जिन्हें अभिवृत्ति के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं। जैसे ज्ञान, पहला है ज्ञान वृत्ति, तो जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो, अर्थात जिससे किसी वस्तु को समझने में सहायता मिलती है, उसके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। ज्ञान के आधार पर हम विषयों का बेहतर विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। यदि किसी किताब को पढ़ने से विश्व को समझने में सहायता मिलती है तो उसके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है उपयोगितावादी वृत्ति, तो जो चीज़ मेरे लिए उपयोगी है उसके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति परस्पर सम्मान एवं प्रतिष्ठा की अपेक्षा करता है, इसलिए उस कार्य के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति पैदा होती है, जिससे सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तीसरा है मूल्य अभिव्यक्ति वृत्ति, तो मूल्यों को अभिव्यक्त करने वाले कार्यों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। भारतीय समाज में जनसंख्या का 12 भाग समलैंगिकता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति समलैंगिकता के विरोध करती है। चौथा पॉइंट है अहम रक्षार्थ वृत्ति, तो जिस कार्य एवं गतिविधि से अहम की रक्षा होती है उसके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है, किंतु जिसे अहम पर चोट पहुंचती है तो उसके प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। जैसे किसी कंपनी के आधिकारिक निर्णय लेने में अधीनस्थ द्वारा बार बार हस्तक्षेप होने से उस अधीनस्थ के प्रति अधिकारी के अंदर नकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। पहला क्वेश्चन है समानता शिक्षित लोगों में भी गलत अभिवृत्ति या उदाहरण के साथ कारण स्पष्ट करें। तो अभिवृत्ति और मत में अंतर, तो अभिवृत्ति एवं मत दोनों व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अभिवृत्ति किसी विषय वस्तु के प्रति पसंद या नापसंद की भावना है, जबकि मत किसी विषय वस्तु के प्रति अपना व्यक्तिगत विचार है। दोनों में अंतर है। जैसे अभिवृत्ति में भावना निहित है, जबकि मत में इसकी कमी होती है। जैसे ईश्वर के अस्तित्व के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होने पर हम ईश्वर की पूजा करते हैं, परंतु ईश्वर के अस्तित्व का मत होने पर उसमें किसी तरह की भावना निहित नहीं होती है। अभिवृत्ति का व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, किंतु मत का प्रभाव अत्यंत कम होता है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति होने पर यह संभव है कि प्रदूषण संबंधी गतिविधि पर रोक लगाई जाए, परंतु पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक मत होने पर यह जरूरी नहीं है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए उचित कदम उठाया जाए। अभिवृत्ति को
लेने पर यह कहना आसान हो जाता है कि किस परिस्थिति में उस व्यक्ति द्वारा एक विशेष तरह का व्यवहार किया जाएगा, परंतु किसी के मत को जानकर यह नहीं कहा जा सकता कि उसके अनुरूप उसका व्यवहार भी होगा। जैसे दहेज प्रथा के विरोध लोग अपना विचार को व्यक्त करते हैं, किंतु दहेज लेने वालों का विरोध नहीं करते हैं। अभिवृत्ति में संवेदनशीलता ज़्यादा होती है, अर्थात तर्क का प्रयोग कम होता है, जबकि विचार मत में तर्क का प्रयोग ज़्यादा होता है। अभिवृत्ति मूल में देखेंगे तो अभिवृत्ति और मूल दोनों का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। दोनों में भावना की प्रधानता होती है, फिर भी दोनों में भावना की प्रधानता होती है, फिर भी दोनों में अंतर है। जैसे अभिवृत्ति के अपेक्षा मूल्य में भावनात्मक पक्ष अधिक प्रधान होते हैं, मूल्य अभिवृत्ति के अपेक्षा अधिक स्थिर होते हैं। अभिवृत्ति के निर्माण पर मूल्य का प्रभाव पड़ता है, किंतु मूल्यों के विकास पर अभिवृत्ति का कोई निश्चित प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिवृत्ति के दो प्रकार होते हैं, अभिवृत्ति के दो रूप है। पहला है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक। तो जबकि मूल्य के कई प्रकार होते हैं, जैसे सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, लोकतांत्रिक मूल्य इत्यादि। मूल्य में पहचान की प्रधानता होती है, जबकि अभिवृत्ति में ऐसे नहीं होते हैं। पूर्वाग्रह किसी विषय वस्तु के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति होती है। सामान्यतः पूर्वाग्रह विवेकहीन होता है। पूर्वाग्रह की कुछ विशेषताएं। तो पहला पॉइंट है पूर्वाग्रह सीखा गया सामाजिक व्यवहार है। दूसरा पॉइंट है पूर्वाग्रह संवेग युक्त होते हैं। तीसरा पॉइंट है पूर्वाग्रह का संबंध वास्तविकता से नहीं होता है। चौथा पॉइंट है पूर्वाग्रह से कुछ लोगों को फायदा होते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वाग्रह के विकास के अनेक कारण होते हैं, जैसे पूर्वाग्रह का विकास शिक्षा पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित होता है। शिक्षित व्यक्तियों के अपेक्षा अशिक्षित व्यक्तियों में पूर्वाग्रह ज़्यादा होते हैं। दूसरा पॉइंट है पूर्वाग्रह के विकास में सामाजिक मानक जैसे जातीय, धार्मिक भेदभाव तथा सामाजिक निर्देश भी पूर्वाग्रहों को निर्मित करते हैं। तीसरा पॉइंट है अन्य अभिवृत्तियों के तरह भी पुरस्कार एवं दंड सूचनाओं के उपलब्धता के आधार पर विकसित होते हैं। और परिवार, संचार माध्यम, व्यक्तिगत अनुभव पूर्वाग्रह के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। चौथा पॉइंट है प्रबल सामाजिक अनन्यता के भावना भी पूर्वाग्रहों को प्रोत्साहित करते हैं। प्रबल सामाजिक अनन्यता के कारण अपने समूह के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होती है, और उसे और मजबूत करने के लिए दूसरे समुदाय के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कभी कभी लोग यह सोचते हैं कि यदि सभी लोग किसी समुदाय के प्रति एक समान विचार रखते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सत्य का अंश होगा। इसी आधार पर उस समुदाय के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होते हैं। पूर्वाग्रह को दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं? तो पहला पॉइंट है शिक्षा में आधुनिक मूल्यों का समावेश तथा शिक्षा का प्रसार। और दूसरा पॉइंट है पूर्वाग्रह का सोशल मीडिया समाज के बौद्धिक वर्ग द्वारा निरंतर विरोध और उसे अंधविश्वास के रूप में प्रचारित करना। किसी एक व्यक्ति या परिवार के साथ व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उस संपूर्ण समाज के व्यवहार का गलत आकलन करना एवं उसका समानीकरण का विरोध करना। और पूर्वाग्रह के अधिगम के अवसरों को कम करना और सांकेतिक सामाजिक अनियता को कम करना। पूर्वाग्रह के दुष्परिणामों को कम करना। पूर्वाग्रह के दुष्परिणामों का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को प्रचारित करना। और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा पूर्वाग्रह के विरुद्ध वक्तव्य जारी करवाना ताकि लोगों के सोच में परिवर्तन हो। और अभिवृत्ति को दो भागों में बांट कर देखेंगे लोग। पहला है राजनीतिक अभिवृत्ति, दूसरा है नैतिक अभिवृत्ति। और राजनीतिक अभिवृत्ति में उग्र, उदारवादी, नरमपंथी, रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी। तो ये सब टॉपिक अगले वीडियो में कवर करेंगे लोग। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।